मिस दृष्णा कंझारिया, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी। माय स्कूल नेम इज़ LP सवाणी विद्या भवन, अडाजा। तो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 5 सीखेंगे, जिसका नाम है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। ये जो लेसन है उसमें जो बच्चे हैं वो डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर कलाम बहुत उत्साह से उसका उत्तर देते हैं। देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं को तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, यानी जो भी बच्चा उसको प्रश्न पूछता था वो उसका आंसर देने के लिए वो तत्पर रहते हैं, उत्साहित थे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं कि प्रश्न करता है, बच्चा है, उसका नेम दिया है आर अरविंद, उसका नेम है, वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसका स्कूल का नेम है सेंट मेट्स स्कूल और वो चेन्नई से है। वो प्रश्न पूछता है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। वो डॉक्टर कलाम से पूछता है कि आप अपनी बचपन अविस्मरणीय यादगार यानी कि अविस्मरणीय जिसे भुलाया ना जा सके ऐसी घटना हमें सुना सकते हैं। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। डॉक्टर कलाम कहते थे कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब शिक्षक मेरे थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, उसने हमें एक बात बताई थी, वो मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। बोलते हैं कि एक दिन उसने हमें कक्षा में ऐसे बताए थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। तब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत यानी जीवित या तो जीता जागता, कि रामेश्वर के तट किनारे पे, समुद्र के किनारे पर ले जाकर उसने हमें जीता जागता उदाहरण दिया था। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई, यानी वो मेरी ऐसी अविस्मरणीय घटना थी कि मेरे मन मस्तिष्क यानी मेरे दिमाग में हमेशा के लिए वो बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रेरणा यानी कि प्रोत्साहन, कि इससे ही मुझे आगे विज्ञान पढ़ने का प्रोत्साहन मिला। अभी प्रश्न करता है, उसका बच्चे का नेम है सरयू मकर, वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। फिर उसकी शाला का नाम है वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला और नागपुर से है। वो बच्चा प्रश्न करता है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रमुखता यानी महत्व, कि बचपन में हमें किस भाषा को महत्व देना चाहिए। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। डॉक्टर कलाम कहते मैंने खुद भी माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई किसमें की, मातृभाषा, यानी हमारी जैसे मातृभाषा गुजराती है वैसे। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई, यानी कॉलेज और उसके आगे जो मैंने शिक्षा प्राप्त की वो मैंने अंग्रेजी में की थी। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कॉलेज के आगे की जो शिक्षा है या कॉलेज की शिक्षा है वो भी हमें हमारी मातृभाषा में करनी चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। यानी जो युवा लोग हैं वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, यानी विचार करता है और अपनी बात सहजता से यानी स्वाभाविकता से या तो आसानी से कहने में सक्षम यानी समर्थ होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। यानी वो कहते हैं कि उसमें भी दूसरा कोई मत नहीं कि वैश्विक स्तर यानी विश्व संबंधी जो स्तर है उसके साथ हमें संपर्क यानी मेलजोल करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी भाषा चाहिए, अंग्रेजी भाषा चाहिए, वो हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। अभी प्रश्न करता है अर्श पटेल, 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके विद्या मंदिर का नाम है चंदूलाल विद्या मंदिर, वो मुंबई से है। वो प्रश्न करता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए, कि वो कहता है कि हमें भी आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं
कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। लक्ष्य यानी ध्येय, यानी कि आप जब युवा बन जाओ तब आप युवा अवस्था में आप कदम रखो तभी आपको ये लक्ष्य ध्येय निर्धारित करना चाहिए कि आपको क्या बनना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, यानी कुछ बड़ा बनने के लिए सोचना चाहिए। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। यानी आपको लगता है कि मुझे ये बनना है, तब से आपको वो जो आपको बनना है उसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़े, मेहनत प्रारंभ कर देनी पड़ेगी। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो, यानी कहने का अर्थ है कि बहुत मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करो यानी कि बहुत मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको कठिनाइयों यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। आपको दृढ़ यानी मजबूत हिम्मत पैदा करनी होगी। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। समस्या यानी उलझन को पराजित करने के हारने में आपको महारत यानी योग्यता आपको हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, यानी कि पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर यानी लगातार हो, अर्जित करना यानी प्राप्त करना। पहले यह जरूरी है कि आप लगातार ज्ञान प्राप्त करो। भी प्रश्न करता है चिराग जैन, 7वीं कक्षा में पढ़ता है, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी से मुंबई। वो प्रश्न करता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। चुनौती यानी ललकार, कि वो कौन सी बड़ी ललकार है कि जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तब डॉक्टर कलाम कहते कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना। यानी डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत को 2020 तक जो विकसित राष्ट्र है उसमें परिवर्तित करना, बदलाव लाना है और देश को 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर क्या देना है, मुस्कान यानी हंसी देनी है। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, यानी यही राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती यानी ललकार है। अभी प्रश्न करता है, उसका नाम है हर्ष चांडक, वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके विद्यालय का नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई से है। वो प्रश्न करता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, कि आपकी दृष्टि में परिभाषा यानी व्याख्या, कि आपकी दृष्टि में साहस की व्याख्या क्या है। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। तो यहाँ पे आया परवाह यानी चिंता और आपदा यानी मुसीबत, कि अपनी जान की चिंता किए बिना दूसरों को संकट या मुसीबत से बचाना ही एक साहस है। अभी प्रश्न करता है, उसका नेम है तरुण पटेल, 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसका स्कूल का नाम है स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन से है। वो प्रश्न करता है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। यानी वो लंदन से है और बोलता है कि मैं तो ये प्रवासी भारतीय हूँ और मैं गुजराती के प्रति अभिमान कैसे विकसित करूँ। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। यानी डॉक्टर कलाम कहते हैं भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति है वो बृहद यानी विशाल या तो महान भारतीय परिवार का एक अंग है यानी हिस्सा है, और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। यानी उसे हमारी सांस्कृतिक विरासत यानी धरोहर पर गर्व है, अभिमान है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। यानी आप सौभाग्य है कि आप अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए गौरव की बात है। अभी प्रश्न करता है, उसका नाम है सत्यम, वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, जिला स्कूल मुंगेर से है। वो प्रश्न करता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है।
यानी वो कहता है कि सब लोग वैज्ञानिक है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर ऐसा बनना चाहते हैं, लेकिन किसान, मजदूर और कलाकार की भी उतनी ज़रूरत है। तो हम भी वो परिवार में से ही आते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश दे सकते हो? तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। दस्तकार यानी शिल्पकार जो हाथ से कारीगिरी करता है, अभिन्न यानी अटूट, यानी वो कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और शिल्पकार है, वो भी हमारे राष्ट्र के एक अटूट यानी जो अलग ना हो सके ऐसे अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। यानी राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र को बनाना है, तो उन सभीयों की सेवा को हमें समान रूप से हमें उसकी ज़रूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। यानी आप सबको भी अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति यानी आगे बढ़ना चाहिए। अभी प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11 में है, इस्लामिया इंटर कॉलेज से इटावा से है। वो प्रश्न करता है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। वो कहते हैं कि आप बोलते हैं कि 2020 तक हमारा भारत वो विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन जो जनसंख्या यानी लोग बहुत भारत में बढ़ रहे हैं, जन्म दर बढ़ रहा है, तो वो बेरोजगारी उसको संभव होने देगी। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यानी जो विकास है वो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अचूक यानी निश्चित या तो व्यर्थ न जाने वाली एक औषधि यानी दवा है। इसमें जनशिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है, यानी स्त्रियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, वो भी बात है इसमें। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। यानी जो स्त्री शिक्षा लेगी और आगे बढ़ेगी तो छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को भी बल मिलेगा। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। यानी जो 2020 का जो मिशन है, जो हमने ध्येय किया है कि ये पूरा करना है, वो युवाओं के रोजगार के लिए पर्याप्त यानी आवश्यकता के अनुसार वो सुलभ कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। यानी कि गांव में जो नहीं होते हैं जो उद्योग धंधे, वहाँ पर भी हम वो स्थापित कर देंगे, जिससे रोजगार यानी बेरोजगारी नहीं आएगी और रोजगारी होगी। प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12वीं में पढ़ता है, उसके हाई स्कूल का नाम है तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा से है। वो प्रश्न करता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। यानी भारत की जो संख्या है उसका दर 1 अरब से भी ज़्यादा है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यानी 55 करोड़ जो लोग हैं वो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। यानी आपको पता है कि 25 वर्ष के जो होते हैं वो हमारे युवा पीढ़ी के लिए अच्छे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। वो कहते हैं कि 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित यानी अच्छी तरह सोच समझकर बनाया हुआ खाका यानी ढांचा हमारे पास उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी जो 54 करोड़ युवाओं के जो विचार और उसकी जो एकता है वो हमारे राष्ट्र को विकसित करने में और परिवर्तन लाने में सफल होगी। अभी प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12वीं में पढ़ता है, उसके स्कूल का नाम है अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु से है। अभी वो प्रश्न करता है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यानी वो बच्चा पूछता है कि बड़े बड़े लक्ष्य है यानी ध्येय है, लेकिन अपनी आर्थिक परिस्थिति की वजह से और दूसरी समस्याओं के कारण वो जो ध्येय है वो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो वे अपना ध्येय पूरा करने के लिए क्या करें?
तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। यानी वो कहते हैं कि आप स्कूल में जब अच्छा पढ़ाई करते हो तो उसके लिए आपको छात्रवृत्ति यानी आपको जो गुजराती में जिसको शिष्यवृत्ति बोलते हो वो आपको मिलेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। यानी आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसकी ऋण लेने के लिए यानी ब्याज लेने के लिए कुछ भी तो उसकी योग्यता के लिए योग्यता भी आपको बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। बोलते हैं कि जीवन में आपको ऊंचा ध्येय प्राप्त करने के लिए मुश्किलें तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। यानी वो बोलते हैं हमें कठोर मेहनत और उत्कृष्ट यानी उत्तम कार्यों से उन्हें हराना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यानी कि मुश्किल बाधा रुकावट कुछ भी आए इससे हमें व्यक्ति को उससे हमें हार नहीं माननी चाहिए। अभी दूसरा प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष AICT से है, अमृतापुरी से है। वो प्रश्न करता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। यानी राजनीतिक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। दूरदर्शिता यानी कि दूर की बात सोचने का गुण बनाने वाली नीति बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। यानी वो बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने भी अपनी राजनीतिक सिद्धांत को सत्य अहिंसा और निस्वार्थ भावना में ढालने के लिए उसने भी लड़ाई लड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। यानी अभी जो वर्तमान के अभी जो राजनीतिज्ञ है उसको भी कठिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उत्कृष्टता और पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके वो उससे मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। यानी जो गरीब लोग रह रहे हैं उसके लिए भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष में है, MGR इंस्टीट्यूट से चेन्नई से है। वो प्रश्न करते रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। यानी वो बोलते हैं कि 2020 का सिद्ध है आपका लक्ष्य सिद्ध करना है तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है और सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यानी आप सशस्त्र सैनिक सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और स्त्रियों में कोई भेदभाव उच्च नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। यानी तीनों सेनाओं में महिलाएं हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यानी बहुगुणक यानी बहुत महत्वपूर्ण उपकरण यानी साधन कि तीनों राष्ट्रीय रक्षा में जो क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला भी उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुत महत्वपूर्ण साधन से कार्य करने के लिए अपना सहयोग दे सकती है। अभी प्रश्न करता है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। यानी जो अति विशिष्ट व्यक्ति है जो बहुत पैसे वाले लोग वो अनावश्यक यानी बिनजरूरी जो खर्च करते हैं वो कम नहीं कर सकते। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि तुमने यहाँ बड़ी सी कुर्सी देखी होगी लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। तो ठीक ऐसे ही अनुत्पादक यानी कि जो उत्पादन न करे ऐसे चीज़ों पर अनावश्यक यानी बिनजरूरी खर्च आप भविष्य में नहीं होंगे।